अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम जिस चैप्टर से स्टार्ट लेते हैं ये एमडीकेट का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है फर्स्ट ईयर में, और इस चैप्टर का नाम आपको ऑलरेडी क्या है आपके पास, आपके माइंड में है, दैट इज व्हाट, फोर्स एंड मोशन। तो इस चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड मोशन, फोर्स एंड मोशन। कभी कभार स्टूडेंट इसका गलत मतलब भी लेते हैं, वो ये लेते हैं कि अगर मोशन है तो फोर्स होगा, जरूरी नहीं है। हाँ, अगर मोशन में चेंज आ रहा है तो फोर्स होगा, लेकिन अगर न्यूटन फर्स्ट लॉ के मुताबिक एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहे तो उसके लिए फोर्स की जरूरत तो नहीं होती, ये ज़हन में रखें। तो पहले कभी कभार आप नाम से गलत मतलब लेते हैं तो वो अपने जहन से हटाएं। तो इस चैप्टर में पहले आप पैरामीटर ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे, फिर आप न्यूटन लॉस को डिस्कस करेंगे, मोमेंटम को डिस्कस करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करेंगे। एमडीकेट में ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो जो पैरामीटर ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, इस पोर्शन से एक एमसीक्यूज आता है। दूसरा एमसीक्यूज आते हैं मोमेंटम इंपल्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तीसरा एमसीक्यूज आ जाते हैं जो आपके पास क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। ये 3 टॉपिक्स हैं, 3 क्वेश्चन हैं, इन्हीं पे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। अपने ज्यादातर क्वेश्चन किस पे सॉल्व करने, पैरामीटर ऑफ मोशन और इक्वेशन ऑफ मोशन पे। न्यूटन लॉस, मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इंपल्स, ये। और तीसरा जो हो गया कोलिजन, तीसरा जो हो गया प्रोजेक्टाइल। कोलिजन को भी आप थोड़ा पढ़ लें, लेकिन उसके क्वेश्चन आसान आते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं, पहले पॉइंट डिस्कस करते हैं, और वो क्या है, रेस्ट एंड मोशन। मैं आपको यहां पर रेस्ट और मोशन का डिफिनीशन नहीं करवाऊंगा, ऑलरेडी यू नो दिस। रेस्ट और मोशन के बारे में जो पहला पॉइंट वो आपने सीखना है कि दे आर रिलेटिव। दे आर व्हाट, दे आर रिलेटिव। जो रेस्ट और मोशन है ये रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब ये है, रिलेटिव का मतलब ये है कि ये आपके पास क्या है, डिपेंड्स ऑन व्हाट, डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ व्हाट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं। रेस्ट एंड मोशन डिपेंड करते हैं व्हाट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। अच्छा, तो ये दे आर व्हाट, दे आर रिलेटिव, मतलब ये है कि डिपेंड्स ऑन व्हाट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं? ये कोई भी जगह जहां पर आप बैठे हैं या खड़े हैं और वहां से आप ऑब्जर्वेशन लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी के बारे में। आमतौर पर मैथमेटिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, दैट इज एक्स, दैट इज एक्स, दैट इज वाई एंड दैट इज व्हाट, जी। इससे जो एक क्लोज रीजन बनता है, इस क्लोज रीजन से में एक ऑब्जर्वर बैठा है और वो ऑब्जर्वर जो इंफॉर्मेशन लेते हैं अबाउट द पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो इसको हम कहते हैं व्हाट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो दे आर रिलेटिव, मतलब ये है कि अगर एक चीज आपके लिहाज से रेस्ट में है तो जरूरी है कि दूसरे बंदे के लिहाज से भी वो रेस्ट में होगा। जिस तरह आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा था कि आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, तो ट्रेन में जितने भी लोग हैं वो आप सब एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में हैं। लेकिन अगर कोई बंदा उसको ग्राउंड से देख रहा है और ट्रेन मोशन कर रहे हैं, तो जो बंदा ग्राउंड से देख रहे हैं उसके लिहाज से तो ट्रेन भी मोशन में है, आप सब मोशन में हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप रेस्ट और मोशन के बारे में जब बात करते हैं तो कहां से बात करते हैं, ऑब्जर्वर कहां पर खड़ा है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है। तो इट डिपेंड अपॉन व्हाट। तो और दूसरा पॉइंट कि रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट। रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट।
जब हम किसी चीज को एब्सोल्यूट कहते हैं, आर नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं है। अगर आपने कहा कि रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट है तो इसका मतलब ये है कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करते। अगर आपने कहा कि रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर डिपेंड करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, अगर आप उसके मोशन या रेस्ट को डिस्क्राइब करते हैं, अगर आप उसके रेस्ट या मोशन को आप डिस्क्राइब करते हैं तो कम से कम आपके पास क्या है, कितने, यानी अगर वन डायमेंशन को मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए या रेस्ट मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपके पास क्या है, आपके पास दो चीजें चाहिए, स्पेस टाइम। स्पेस का मतलब है एक्स वाई जी और टाइम का मतलब है टी। यानी मोशन को कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए या रेस्ट को कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए आपके पास 4 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एक्स वाई जी। अगर वन डायमेंशन की बात करते हैं तो मोशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए एक्स वाई जी में एक चाहिए और टाइम चाहिए। तो अगर आप मुझे ये कोऑर्डिनेट्स दे दे और टाइम दे दे तो मैं आपके किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकता हूं, उसकी पोजीशन को मालूम कर सकता हूं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब कुछ, मोमेंटम, सब कुछ मालूम कर सकता हूं। तो मोशन को कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए कम से कम आपके पास 4 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। और फिर हम जब मोशन की बात करते हैं, मोशन में तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको समझना बहुत जरूरी है, जिसपे सारे एमसीक्यूज आते हैं, तो जो पहला पॉइंट है कि हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन दो टर्म्स को समझना है। अगर ये दो टर्म हमें समझ आ गए, डिस्टेंस को मैं रिप्रेजेंट करता हूं डी से और डिस्प्लेसमेंट को, पहला पॉइंट लिखता हूं, डिस्प्लेसमेंट को मैं रिप्रेजेंट करता हूं एस से। डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे, ग्रेटर आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी उसके मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ग्रेटर आर इक्वल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है ये कि डिस्टेंस क्या है, लेस देन डिस्प्लेसमेंट, ये पॉसिबल नहीं है। डिस्टेंस नेवर लेस देन व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। जब मोशन हो, मोशन के दौरान डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ये वाला ठीक नहीं है, ये गलत है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप दूसरा पॉइंट, अगर आप इन दोनों का रेशियो मालूम करें, डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू व्हाट, 1 आएगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 1 आएगा। अगर आप इस पॉइंट को उल्टा करें कि रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, ये हमेशा लेस आर इक्वल टू व्हाट, 1 आएगा। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट को ऊपर लिखा और डिस्टेंस को नीचे लिखा तो फिर इसका रेशियो जो है लेस आर इक्वल टू व्हाट, 1 आएगा। अब पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट नंबर 2, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के कब बराबर होगा, इक्वल कब होगा, जब आपके पास लीनियर मोशन हो, स्ट्रेट लाइन मोशन हो। लीनियर मोशन हो, बिल्कुल आप आगे पीछे नहीं जा रहे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, 1D में, यू आर मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन। आपका डिस्टेंस भी बढ़ रहे, आपका डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहे। लेकिन अगर आपके पास, फॉर एग्जांपल, आपके पास फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन है, बैकवर्ड मोशन है, कभी आप आगे जा रहे, कभी आप पीछे जा रहे हैं, पहले आप आगे चले गए, फिर आप पीछे आ गए, फिर आप आगे चले गए, तो इन दिस केस डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट,
डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। थर्ड नंबर पॉइंट, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं? नो, कभी भी नहीं। मैग्नीट्यूड वाइज बराबर हो सकते हैं। ये मैग्नीट्यूड है, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है? डी। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट नंबर 4। डिस्टेंस क्या है? स्केलर है। और ये एक ऐसा स्केलर है, ये एक ऐसा स्केलर है, या तो ये पॉजिटिव होगा या आर व्हाट? जीरो होगा। और ये कभी भी नेवर डिक्रीजेस इन मोशन, नेवर डिक्रीजेस ड्यूरिंग मोशन। ये कभी भी आपके पास क्या है? डिक्रीज नहीं हो सकता। क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकते हैं? नो, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा, चाहे आप आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं। हाँ, दोनों का यूनिट सेम है, मीटर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, डायमेंशन सेम है, वो एक अलग बात है। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, फिफ्थ नंबर पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब ही है यू आर मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, योर डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग, बट नाउ यू टेक ए टर्न, यू इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, योर डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग, इट शुड बी टेकन व्हाट? नेगेटिव। अगर कोई बंदा ईस्ट की तरफ जा रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट आप पॉजिटिव लेंगे, कोई बंदा वेस्ट की तरफ, उसका डिस्प्लेसमेंट आप नेगेटिव लेंगे, कोई नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट, कोई साउथ की तरफ जा रहे हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट आप क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। आपने इस मार्कर को फेंका ऊपर की तरफ, ऊपर जा रहे हैं, इट डिस्प्लेसमेंट शुड बी टेकन पॉजिटिव। अब ये नीचे आ रहा है, इट डिस्प्लेसमेंट शुड बी टेकन व्हाट? नेगेटिव। ये ज़हन में रखें। अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल पहले स्ट्रेट लाइन की मोशन की बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, बिल्कुल आप बात करते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहे, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही, तो यस, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर होगा। लेकिन मैं ये नहीं करूं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही, मैं कहता हूं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर होगा, डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है और वो चला गया, उसने पहले डिस्प्लेसमेंट कवर किया फॉर एग्जांपल 10 मीटर अलोंग ईस्ट, फिर उसने यहां पर कुछ रेस्ट ले लिया और उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया इज 2, दैट इज 20 मीटर ईस्ट, 20 मीटर ईस्ट। अब आपसे मैं पूछता हूं, इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इस 1 और इस 2 सेम डायरेक्शन में है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा टोटल? सारी बात है, दोनों को सिंपल ऐड करो, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, नाउ बोथ S1 एंड S2 आर इन द सेम डायरेक्शन, दे आर पैरेलल वेक्टर। तो फिर यहां पर आपके पास क्या होगा? 10 प्लस 20 कितना आ गया? 30 मीटर ईस्ट। ये कैपिटल ई जो मैं लिखता हूं, ये डायरेक्शन के लिए लिखता हूं, लेकिन अगर आप इसका डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं तो वो भी 30 मीटर आएगा। तो यस, मैं कह सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर आ गया इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन। बिल्कुल ये दोनों बराबर होंगे। अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 30 मीटर ईस्ट, डिस्टेंस कितना होगा? 30 मीटर होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहां पर बराबर है? नो, डिस्प्लेसमेंट की मैं साथ लिखता हूं ईस्ट, डिस्टेंस के साथ मैं ईस्ट नहीं लिख सकता, सिंपल मैग्नीट्यूड में लिखूंगा। ये स्ट्रेट लाइन में आ गया। ये 1D में आ गया। दिस इज एक केस फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन।
स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए। लेकिन अगर ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम कंपेरिजन कर रहे हैं किसकी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कंपेरिजन कर रहे हैं। नाउ इन 2D, 2 डायमेंशन, इन 2D हम क्या करते हैं, कंपेरिजन ऑफ व्हाट, कंपेरिजन ऑफ डिस्टेंस एंड व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। 2 डायमेंशन में, एक्स वाई में या वाई जेड में 2 डायमेंशन है। आसान एग्जांपल दूंगा। पहला पॉइंट, इस केस में डिस्टेंस क्या होगा, का मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूं, आपने पहले 3 मीटर कवर किया अलोंग ईस्ट, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज योर फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट S1। फिर आपने टर्न ले लिया और आपने 4 मीटर कवर किया अलोंग नॉर्थ, दिस इज योर S2। मैं कहता हूं आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, उस डिस्प्लेसमेंट को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, डेल एस फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, इसको मैं लिखूंगा दैट इज व्हाट 4J माइनस 3I, या मैं लिखूंगा 3 माइनस 3I प्लस 4J। फाइनल माइनस इनिशियल माइनस इक्वेशन में ऑलरेडी मौजूद है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर फॉर्म हो गया, दिस इज द वेक्टर फॉर्म बिकॉज इट इज इन द 2D। लेकिन अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहता हूं, डेल एस दैट इज व्हाट 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एंड प्लस 4 स्क्वायर, इससे तो आ जाएगा 9 और प्लस 16, ये मैं पहले कर चुका हूं 25। तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा दैट इज व्हाट 5 मीटर। तो आपके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया 5 मीटर। लेकिन आपका डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस में तो हम डायरेक्शन की बात नहीं करते, 3 मीटर प्लस 4 मीटर, तो आपका डिस्टेंस कितना होगा, वो तो आसान है, वो तो 7 मीटर होगा। तो क्या इस एग्जांपल से क्लियर नहीं हुआ, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आ गया 5 मीटर, डिस्टेंस आ गया 7 मीटर। हम डिस्टेंस में डायरेक्शन की बात नहीं करते, इट इज इन केस ऑफ 2 डायमेंशन। जब हम 2 डायमेंशन की बात करते हैं, तो चलिए आप अगर इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, आपका ये पॉइंट काम आएगा। इसी तरह आप वो लंबा चौड़ा क्वेश्चन देते हैं, आसान सा क्वेश्चन देते हैं। फॉर एग्जांपल आपको देते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ने, एग्जांपल देता हूं, उसने पहला डिस्प्लेसमेंट कवर किया 30 किलोमीटर ईस्ट, फिर उसने टर्न ले लिया और S2 किया 40 किलोमीटर नॉर्थ S2, और फिर उसने टर्न ले लिया S3 और 30 किलोमीटर कवर किया वेस्ट। ये बताए कि उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। तो भाई ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे के अपोजिट है, तो अगर ये पॉजिटिव लेंगे तो ये आप नेगेटिव लेंगे, ये दोनों तो कैंसिल होंगे। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, सिर्फ 40 किलोमीटर नॉर्थ, दिस इज योर नेट डिस्प्लेसमेंट। लेकिन आपका डिस्टेंस कितना हो गया, सबको ऐड करो, 30 प्लस 40 कितना आ गया 70 एंड प्लस 30 कितना आ गया 100। जब भी एमसीक्यूज में देते हैं ईस्ट की तरफ चले गया, फिर नॉर्थ, फिर वेस्ट, तो ईस्ट वाले वेस्ट से यानी सब्ट्रैक्ट करो, नॉर्थ वाले साउथ से, बाकी जितना रह जाते हैं अगर उस पर पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं तो ठीक है। तो मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं, और वो ये है, एक ट्रिक बताना चाहता हूं, ट्रिक। ये डिस्टेंस
ये आप सर्कुलर मोशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये ट्रिक जो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर व्हाट, फॉर 2D, फॉर 2D मोशन। सर्कुलर मोशन जो है वो भी 2D में आ जाते हैं। सर्कुलर मोशन जो है वो भी 2D में आते हैं। सर्कुलर मोशन उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप डिस्टेंस को मालूम करेंगे, डिस्टेंस को मालूम करने के लिए दैट इज d इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइड बाय n। 2 पाई r इज द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और जब आप डिस्प्लेसमेंट को मालूम करना चाहते हैं, डिस्प्लेसमेंट सिंपल 2r स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा। इससे आप मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस आप इससे भी मालूम कर सकते हैं, इससे भी आप मालूम कर सकते हैं। दैट इज डिस्टेंस d इज इक्वल टू आर थीटा। यहां से भी मालूम कर सकते हैं इनके सब सर्कुलर मोशन। एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, वो उसने इस पॉइंट से स्टार्ट किया और इस पॉइंट तक आ गया, ए से बी तक आ गया, और उसने सेमी सर्कल कवर किया। सेमी सर्कल यानी सर्कल का आधा हिस्सा कवर किया है। तो ये बताएं कितना कवर किया है? आधा सर्कल, सेमी सर्कल। तो ये बताएं कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो यहां पर इन की वैल्यू आप क्या लेंगे? इसने तो आधा सर्कल कवर किया है, तो आप इन की वैल्यू लेंगे 2। इसने सर्कल का आधा हिस्सा कवर किया है, तो इन की वैल्यू आप क्या लेंगे? 2। तो आपका डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइड बाय 2। तो कितना आ जाएगा? पाई r, पाई r। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब ये है कि इसने कितना एंगल कवर किया? 180। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो ये होगा 2r स्क्वायर। एंगल कितना हो गया? 180। cos 180 किसके बराबर है? -1। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो कितना आएगा? 2। ये आपके पास आ जाएगा 4r स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा 2 अंडर रूट, सिंपल सॉरी 2 डबल ऑफ द रेडियस यानी डायमीटर के बराबर होगी। तो आपका खाता हो गया 2r सिंपल। ये इनके सब सर्कुलर मोशन बिल्कुल आप ये अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक इस तरह क्वेश्चन आ जाता है, ये सर्कुलर मोशन है और आपने सर्कल का 1/4 हिस्सा कवर किया है, 1/4। एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला गया, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? तो ये एंगल कितना कवर हुआ? ये एंगल यहां पर कितना है? 90। तो आप डिस्प्लेसमेंट मालूम कर सकते हैं, शाबाश। 2r स्क्वायर ट्रिक 1 माइनस cos 90, और cos 90 किसके बराबर है? 0। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 2r स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा, क्योंकि यहां पर आपके पास क्या है? ये तो 0 हो जाएगा, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? दैट इज 2 अंडर रूट r। दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर आप डिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए यूज करें 2 पाई r इन यहां पर 4 है, क्योंकि आपने सर्कल का 1/4 हिस्सा कवर किया है। तो इन की वैल्यू पुट करेंगे 4, तो 2 पाई r डिवाइड बाय 4। दैट इज व्हाट? दैट इज योर डिस्टेंस। दैट इज योर डिस्टेंस। तो पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आपके पास नोट, पॉइंट टू बी नोटेड, नोट ड्यूरिंग मोशन
ड्यूरिंग मोशन, डी डिस्टेंट ऑलवेज इंक्रीजेस, एरो का हमेशा इंक्रीज होगा, लेकिन ड्यूरिंग मोशन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो में इंक्रीज और व्हाट डिक्रीज, वो इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। लेकिन एक मर्तबा एक ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, उसका डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। When an object come in motion for an instant, distance will never zero, displacement may or may not be zero। तो इन ट्रिक के जरिए से आप आसानी से सर्कुलर मोशन में कोई भी एमसीक्यूज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के जरिए से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है डिस्टेंस। दिस इज ए फार्मूला फॉर द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज ए ट्रिक। तकरीबन मैंने सारे पॉइंट आपको समझाए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस तरह निकालेंगे। जब हम एमसीक्यूज करेंगे तो उसमें ये पॉइंट्स और भी क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं। डिस्टेंस हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। डिस्टेंस विल नेवर नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये जहन में रखें। हमारे पास जो डिस्टेंस हमेशा एक स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें हम डायरेक्शन की बात जरूर करेंगे। तो चलिए इस पे एक आसान एमसीक्यूज करते हैं। एमसीक्यूज आपसे पूछते हैं, विच वन इज इनकरेक्ट? Incorrect about what? About displacement and distance। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है? ऑप्शन ए, डिस्टेंस ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बी ऑप्शन, distance may be equal to displacement magnitude। C option, distance is equal to displacement। D option, displacement less or equal to, displacement is a displacement less or less than distance। डिस्प्लेसमेंट मैंने कहा विच वन इज इनकरेक्ट, तो ये तो मैंने बताया, ये तो सही है कि डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर आएगा। बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकते हैं? नहीं। डिस्टेंस में हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ये कभी भी नहीं हो सकता। ये दिस इज इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है। ये तो करेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट लेस और इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस। ये तो सही है। विच वन इज इनकरेक्ट? विच वन इज इनकरेक्ट? कौन सा गलत है? ठीक की बात नहीं करो, इसमें कौन सा गलत है? तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। Because distance is a scalar quantity and displacement is a vector quantity। ये पॉइंट समझ आ गया, ये पॉइंट हमें समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं ना, पॉइंट टू बी नोटेड, ये डिपेंड करते हैं इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। और जब भी हम डिस्प्लेसमेंट मालूम करेंगे तो डेल एस इज इक्वल टू एस एफ माइनस एस आई, हम ये बात करेंगे। फाइनल माइनस इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे ये डिपेंड करते हैं। और ये डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं?
पॉइंट टू बी नोटेड, ये इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ एंड टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, ऑफ पाथ एंड टाइम। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ना इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ एंड टाइम। और ये डिस्प्लेसमेंट अभी मैंने बताया कि ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकता है। ये तो मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। लेकिन जब हम डिस्टेंट की बात करते हैं, डिस्टेंट जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड व्हाट, इनिशियल एंड व्हाट, फाइनल पोजीशन। डिस्टेंट जो है वो इनिशियल ना टाइम पे डिपेंड करते हैं, ना इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। ये डिपेंड करते हैं डिस्टेंट, ये डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन व्हाट, डिपेंड्स ऑन एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ। और यहां ये तो क्या होगा, मे बी व्हाट, मे बी जीरो, मे बी जीरो और ऑलवेज व्हाट, ऑलवेज पॉजिटिव। और ये नेवर नेगेटिव, डिस्टेंट जो है नेवर व्हाट, नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। चाहे एक ऑब्जेक्ट का मोशन आपके पास क्या है, बैकवर्ड में हो, फॉरवर्ड में हो, नॉर्थ में हो, साउथ में हो, और ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा, ये डिस्टेंस जो होगा, ये इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, टाइम एंड इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिपेंड्स ऑन व्हाट, ये सिर्फ डिपेंड करेगा किस चीज पे, ये सिर्फ डिपेंड करेगा किस पे, ये सिर्फ डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन व्हाट, ऑन एक्चुअल पाथ। और ना ये टाइम पे डिपेंड करते हैं और ना ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। किसकी बात कर रहा हूं, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। और नेक्स्ट पॉइंट, जब हम कंपैरिजन करते हैं दोनों का, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्टेंस या तो बराबर होगा मैग्नीट्यूड वाइज या ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट्स। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। सिमिलरली बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट हम स्पीड और वेलोसिटी में भी अप्लाई करेंगे। लेकिन जब हम स्पीड की बात करते हैं, पहले स्पीड को थोड़ा समझते कि व्हाट इज स्पीड, स्पीड क्या है। तो हम कहते हैं कि डिस्टेंस डिवाइड बाय व्हाट, टाइम। जब आप डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करते हैं तो इससे आपके पास आ जाती है व्हाट, स्पीड। और इस स्पीड में जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, स्पीड की बात करते हैं, स्पीड, स्पीड, स्पीड तो या जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, और ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये एक नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। स्पीड किसे कहते हैं, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। आपने डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में, दैट इज योर स्पीड। आप जब गाड़ी में, फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब ये है कि ये गाड़ी जो है हर एक घंटे में, अगर इस स्पीड से जा रही तो हर एक घंटे में ये 60 किलोमीटर कवर करेगा। और ये स्पीड जो है v, ये आपके पास क्या है, डिपेंड्स ऑन व्हाट, डिपेंड्स ऑन व्हाट, फ्रेम ऑफ व्हाट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं। और ये स्पीड जो है ये डिपेंड करते हैं डिस्टेंस पे, और ये स्पीड जो है ये डिपेंड करते हैं व्हाट, टाइम पे। टाइम के साथ क्या है, इनवर्स से। तीन चीजों पे डिपेंड करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं, डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं, टाइम पे डिपेंड करते हैं। डिस्टेंस के साथ डायरेक्ट है, टाइम के साथ क्या है, इनवर्स से। डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन को समझने की कोशिश करें। फिर स्पीड में जब हम बात करते हैं शाबाश, हम बात करते हैं एवरेज, एवरेज स्पीड की बात करते हैं।
average speed, which is represented by this symbol, that is total distance divided by what? Total time. This is the main formula. This is the main formula for what? For average speed. लेकिन अगर हम दो केसेस की बात करते हैं, कुछ केसेस हैं, कुछ स्पेशल केसेस हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं। ट्रिक नंबर 1, 2 की बात करते हैं। अगर D1 D2 के बराबर हैं, डिस्टेंस इक्वल है, और T1 इज नॉट इक्वल टू T2 एंड ऑल्सो स्पीड भी बराबर नहीं है, V1 इज नॉट इक्वल टू व्हाट? V2। फॉर एग्जाम्पल, आप 3 पॉइंट्स हैं, ये ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। कितना है? 10 किलोमीटर। जो पहला 5 किलोमीटर है, पहला जो 5 किलोमीटर है, जो पहला 5 किलोमीटर है, दैट इज व्हाट? दैट इज D1। जो पहला 5 किलोमीटर है, जब आप ए से, फॉर एग्जांपल ये सी है, जब आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो आपने हाफ डिस्टेंस कवर किया 5 किलोमीटर। कितने स्पीड से? V1, और वो था 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन आप जब बी से, ये भी डिस्टेंस कितना है? कितना रह गया? 5 किलोमीटर रह गया। टोटल डिस्टेंस कितना है? ए और सी के दरमियान डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर। और जो बाकी डिस्टेंस आपने कवर किया, वो आपने कवर किया V2, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, इससे कवर किया। इस एमसीक्यूज में सिर्फ स्पीड गिवन होगा। अगर डिस्टेंस गिवन भी है तो वो डिस्टेंस का इस एमसीक्यूज में कोई काम नहीं होगा, डिस्टेंस इक्वल होगा। एक दूसरा एग्जांपल, आप पेशावर से मर्दान चले गए 120 के स्पीड से, वापस उसी रास्ते से 100 की स्पीड से आ गए। व्हाट इज योर एवरेज स्पीड? यू कवर द सेम डिस्टेंस, चाहे फॉरवर्ड मोशन हो, बैकवर्ड मोशन हो, या मुसलसल आप फॉरवर्ड मोशन कर रहे हैं। लेकिन अगर डिस्टेंस सेम हो, D1 D2 के बराबर है, फिर एवरेज स्पीड को मालूम करने के लिए प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम, 2V1 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। ये वाला फार्मूला आप तब यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला जब आप तब यूज करेंगे जब D1 D2 के बराबर हो। लेकिन V1 V2 के बराबर नहीं होगा। इस एमसीक्यूज में सिर्फ डिस्टेंस का जिक्र होगा, टाइम का जिक्र होगा भी नहीं। जब एमसीक्यूज में सिर्फ डिस्टेंस का जिक्र हो रहा है और स्पीड का, डिस्टेंस गिवन होगा, स्पीड गिवन होगा, देन यू कैन यूज प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम, 2V1 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। तो फिर आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। अब दूसरा ट्रिक, ये तो ट्रिक नंबर 1 था, शाबाश। ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2, दैट इज सेकंड नंबर ट्रिक। अगर D1 is not equal to D2, but T1 is equal to T2, आप मोशन कर रहे, पहले 10 सेकंड में आपने इतने स्पीड से चले गए, फिर आपने जो मजीद 10 सेकंड है वो आप इतनी स्पीड से चले गए। यानी इसमें आपके पास क्या है? V1 एंड V2, V1 V2 एंड V3, ये गिवन होगा, स्पीड गिवन होगा, लेकिन टाइम क्या होगा? सेम होगा, डिस्टेंस सेम नहीं होगा। तो फिर एवरेज स्पीड को मालूम करने के लिए सिंपल, दैट इज V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस इनटू डिवाइड बाय n। अगर 2 है फॉर 2, तो फिर इन की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 2। फिर V होगा बराबर V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2। ये वाले एमसीक्यूज आप, ये वाला फार्मूला आप तब यूज करेंगे जब टाइम इंटरवल T1 किसके बराबर हो? T2 के बराबर हो। और D1 इज नॉट इक्वल टू व्हाट? D2। इसमें सिर्फ स्पीड गिवन होगा,
टाइम का जिक्र होगा लेकिन टाइम इक्वल होगा। ये हो गया। थर्ड नंबर ट्रिक, अगर v और t ये दोनों गिवन हो, सिर्फ स्पीड भी गिवन है और टाइम भी गिवन है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछते हैं कि आपका पहला स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना लगे, ये स्पीड आपने कितने टाइम के लिए मेंटेन किया, 2 सेकंड। फिर आपने अपने स्पीड को चेंज किया 80 मीटर पर सेकंड, 80 मीटर पर सेकंड, और ये टाइम, ये स्पीड आपने मेंटेन किया 6 सेकंड के लिए, 6 सेकंड के लिए। तो एवरेज स्पीड मालूम करें, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो। फिर इस केस में एवरेज स्पीड को मालूम करने का ये है v1 t1 प्लस v2 t2, और यहां पर टोटल टाइम t1 प्लस t2। t1 प्लस और t2, यहां पर ये पुट करें 40 प्लस 20, टाइम गिवन है 2 प्लस 6 8, पुट करें, चाहे 2 केस हो चाहे 3 केसेस हो। तो फिर आप कर सकते हैं, यहां से। तो 3 ट्रिक्स हमने पढ़ लिए, तीनों पे एमसीक्यूज आ सकता है पास। इस वाले को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये वाला, ये कभी कभार इस तरह भी आ सकते हैं, 2 डिवाइड बाई एवरेज स्पीड 1 ओवर v1 प्लस 1 ओवर v2। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ये दोबारा इससे यही ऊपर वाला फार्मूला आएगा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करें, एवरेज ले लें, एलसीएम ले लें, तो आपके पास दोबारा वही आएगा। तो फिर आप एवरेज स्पीड इस तरह मालूम कर सकते हैं। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो ये स्पीड के लिए आपके पास कुछ पॉइंट आपके पास आ गया। अच्छा, फिर हम बात करते हैं किसकी, वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी कि वेलोसिटी कैसे कहते हैं, वेलोसिटी v, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, s2 माइनस s1 डिवाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी इज द टाइम इंटरवल चेंज। तो वेलोसिटी 2 चीजों पर डिपेंड करती है। इट डिपेंड अपॉन, पहला पॉइंट, डायरेक्ट रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट के साथ, और वेलोसिटी का इनवर्स रिलेशन है किसके साथ, टाइम के साथ, टाइम इंटरवल के साथ। पॉइंट टू बी नोटेड, थर्ड नंबर पॉइंट, वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, डिपेंड करते कि ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। इफ इट इज मूविंग इन द ईस्ट डायरेक्शन, इट वेलोसिटी शुड बी टेकन पॉजिटिव। इफ इट इज मूविंग फॉरवर्ड, इट वेलोसिटी शुड बी टेकन व्हाट, पॉजिटिव, एंड सो ऑन। लेकिन वेलोसिटी का टाइम के साथ क्या है, टाइम के साथ इनवर्स है। फोर्थ नंबर पॉइंट, ये एक वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी,
इसका डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। इसको जब आप ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सो बाय वेक्टर अलजेब्रा, वो जो हमने वेक्टर चैप्टर पढ़ा है। यहां पर अब जो सबसे पॉइंट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसे कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन क्या हो, कांस्टेंट हो। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है मुसलसल और वो है 60 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, तो ना इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन, तो हम कहते हैं कि ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल, इस तरह आप यूनिफॉर्म स्पीड भी कहते हैं। लेकिन जब आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी को लिखते हैं तो आप लिखते हैं v इज इक्वल टू सिंपल s डिवाइड बाय व्हाट t, सिंपल आप ये लिखते हैं। और जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स क्या होगा, जीरो। उस पे फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। नेट फोर्स उस पे जीरो होगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन होगा यूनिफॉर्म स्पीड v इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई टी, इसकी बात करता हूं। तो फिर जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, में आर में नॉट बी जीरो। फिर उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो हो भी सकते नहीं हो सकता। किस तरह जीरो होगा, अगर वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं, बिल्कुल अपना डायरेक्शन चेंज हो, तो फिर इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कल में मोशन कर रहे हैं तो फिर तो उसमें एक्सेलरेशन होगा। फिर जब आप बात करते हैं, इधर देखो, ये बात समझने की कोशिश करें कि जो स्पीड का मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा ग्रेटर या इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। जिस तरह आपने डिस्प्लेसमेंट के बारे में ये पॉइंट सीखे हैं, उसी तरह आप स्पीड और वेलोसिटी के बारे में भी यही बातें सीख सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये 5th नंबर पॉइंट था। और जब 6 नंबर पॉइंट, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट हो या यूनिफॉर्म, एक चीज है, तो फिर उस ऑब्जेक्ट की जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी और जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो आपके पास क्या होगी, सेम होगी। फिर ये दोनों बराबर हैं, फिर इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं है। इसी तरह अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है, स्पीड कांस्टेंट है, तो फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड और जो एवरेज स्पीड है ये दोनों बराबर होंगे। इन दोनों में फिर कोई फर्क नहीं है। स्पीड अगर कांस्टेंट हो तो फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड क्या होगा, ये हम या स्पीडोमीटर हमेशा आपको कौन सा स्पीड देता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है। आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है। तो ये तो कुछ पॉइंट्स थे जो हमने इन दोनों को रिलेट किया। हमने इन दोनों को रिलेट किया, स्पीड और वेलोसिटी को। एक पॉइंट टू बी नोटेड, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जिसमें अक्सर लोग गलती करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने पहला डिस्प्लेसमेंट कवर किया 3 मीटर और ये ईस्ट के डायरेक्शन में, फिर आपने टर्न ले लिया ईस्ट टू, आपने कवर किया 4 मीटर और नॉर्थ के डायरेक्शन में। टाइम कितना ले लिया आपने,
फॉर एग्जांपल आपको जो टाइम लग गया वो 0.1 सेकंड लग गया। ये सब कुछ करने में आपको 0.1 सेकंड। कहते कि एवरेज वेलोसिटी मालूम करो या सिंपल वेलोसिटी मालूम करो, तो फिर आप यहां पर गलती करते हैं। आप सिंपल वेलोसिटी मालूम करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय डेल्टा टी, आप इस तरह करते हैं। लेकिन यहां पर एक डिस्प्लेसमेंट जो है वो एलॉन्ग ईस्ट है, दूसरा एलॉन्ग नॉर्थ है। अब इन दोनों को सिंपल सेपरेट नहीं कर सकते, सिंपल मतलब ऐड नहीं कर सकते। यहां पर इस डेल एस को मालूम करने के लिए आप क्या यूज करेंगे? डेल एस को मालूम करने के लिए आपके पास आएगा फॉर एग्जांपल फाइनल माइनस इनिशियल S2 माइनस S1, 4j माइनस व्हाट 3i, ये आप लिख सकते हैं माइनस 3i प्लस 4j। तो फिर आप यहां पर क्या यूज करेंगे? माइनस, यहां पर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे, आप क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहते हैं, डेल एस मैग्नीट्यूड, तो माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हमने पहले कर चुके। इससे आएगा 25 और इसको अंडर रूट से निकालो 5 आ जाएगा। तो अब डिस्प्लेसमेंट को, इस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए, वेलोसिटी को निकालने के लिए आप यही यूज करेंगे। यूजिंग इस चीज को निकालने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। लेकिन ये कब? जब आपके पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट 2 डायमेंशन में हो, टाइम गिवन हो और कहते कि वेलोसिटी मालूम करो। बी केयरफुल। फिर डेल एस को मालूम करने के लिए आप क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। सो v इज इक्वल टू दैट इज 5 डिवाइड बाय 0.1। पॉइंट को खत्म करने के लिए ऊपर क्या लगाएंगे? एक जीरो लगाएंगे, तो 50 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन किस तरह होगा? शाबाश, डायरेक्शन के बारे में आपसे पूछता हूं, क्या इसका डायरेक्शन नॉर्थ टू ईस्ट होगा या इसका डायरेक्शन नॉर्थ टू वेस्ट होगा या इसका डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होगा? इसकी डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, वेलोसिटी की डायरेक्शन की बात करता हूं। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट है, ये एक टेक्निकल पॉइंट है, इसको समझने को। डेल एस आप लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। इक्वेशन में माइनस आ गया। आपका जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है वो अलोंग ईस्ट है, लेकिन आपने उसके आगे माइनस है। तो ये जो ईस्ट वाला है ना, डायग्राम के मुताबिक आप बनाएंगे तो ये है, बिल्कुल ये सही है, ये है। फिर आपने टर्न ले ली, ये है। लेकिन जब आप इक्वेशन में लिखेंगे तो आपने ईस्ट को मल्टीप्लाई किया किससे? उससे आगे आ गया माइनस, इक्वेशन में माइनस आ गया। तो ये ईस्ट रिप्लेस हो जाएगा बाय व्हाट? बाय वेस्ट। तो आपका ये जो 3 मीटर है ये किस में आएगा? ये वेस्ट में आएगा। तो आपका जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा वो ये आएगा। तो इसका जो सही डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ टू वेस्ट होगा, नॉर्थ टू वेस्ट होगा। क्यों डायरेक्शन चेंज हो गया? आप कहेंगे सर ये तो पहले ईस्ट की तरफ जा रहा था, फिर नॉर्थ की तरफ जा रहा था, तो डायरेक्शन तो नॉर्थ टू ईस्ट आ रहे हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन जब हम इक्वेशन लिखते हैं SF माइनस SI, SF जो है वो अलोंग नॉर्थ है, लेकिन SI जो है वो अलोंग ईस्ट है, उससे आगे माइनस है। तो अगर आप ईस्ट को माइनस से मल्टीप्लाई करें, उसके आगे माइनस आ गया, तो वो ईस्ट रिप्लेस हो जाएगा बाय व्हाट? बाय वेस्ट। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ टू वेस्ट होगा। सो कभी कभार यहां पर पूछते, फिर आप यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ टू ईस्ट होगा, नॉर्थ टू वेस्ट होगा। इट शुड बी नॉर्थ टू वेस्ट। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट था, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट था, बड़ा ट्रिक था। ये फिर हम एक्सेलरेशन में भी करेंगे ये पॉइंट। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है।
वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, acceleration represented by a, that is what, rate of change of velocity, change in velocity divided by time is called what, acceleration। तो acceleration दो चीजों पर डिपेंड करते हैं, it depend upon the change in velocity and second it depend upon what, the time interval, कि velocity में जो change आ रहा है वो कितने टाइम में आ रहे हैं। अगर वेलोसिटी में थर्ड नंबर पॉइंट, अगर वेलोसिटी में चेंज जीरो है तो एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होगा। लेकिन अगर पॉइंट नंबर 4, अगर वेलोसिटी जीरो है तो ये ज़हन रखें, एक्सेलरेशन जो है में आर में नॉट में नॉट बी जीरो। इसी तरह अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी जो है में आर में नॉट बी जीरो, दोनों पॉसिबल है। हाँ, अगर चेंज इन वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होगा। एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप लोगों ने पढ़ा है। तो 6 नंबर पॉइंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान जो एंगल है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान जो एंगल है वो एंगल जीरो भी हो सकते हैं, वो 180 भी हो सकते हैं और 90 भी हो सकते हैं। हाँ, 7 नंबर पॉइंट, चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमेशा एक दूसरे को पैरेलल होंगे, ये दोनों हमेशा सेम डायरेक्शन में होंगे। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान एंगल किस तरह 0 और 90 और 180 हो सकता है। फॉर एग्जांपल, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान जो एंगल है उसकी बात करते हैं। अगर आपके पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का जो साइन है, साइन क्या है, सेम है, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो वेलोसिटी फिर हमेशा पैरेलल होगी किसको, एक्सेलरेशन को। और फिर इनके दरमियान एंगल कितना होगा, इनके दरमियान जो थीटा होगा वो हमेशा 0 डिग्री होगा। अगर आपके पास वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का जो साइन है वो डिफरेंट है, एक पॉजिटिव आ गया और दूसरा क्या है, नेगेटिव आ गया, तो फिर इनके दरमियान जो एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा, 180 होगा। और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान जो एंगल है थीटा, एंगल थीटा, ये 90 भी हो सकता है, कब, 90 डिग्री भी हो सकता है, कब, जब आपके पास क्या है, आप, ये तब पॉसिबल है, ये एंगल तब पॉसिबल है, ये एंगल तब पॉसिबल है जब आप टर्न लेते हैं, यू टर्न जब आप लेते हैं, या जब सर्कुलर मोशन हो। जब सर्कुलर मोशन हो तो फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे, इनके दरमियान एंगल 90 होगा। नेक्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड,
अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, पॉइंट टू बी नोटेड, तो वेलोसिटी जो है में आर may not be पॉजिटिव। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी में आर may not be पॉजिटिव। वेलोसिटी फिर आपके पास इंक्रीज भी हो सकती है और वेलोसिटी आपके पास डिक्रीज भी हो सकती है अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। आप कहेंगे किस तरह? सर ये आपने तो हमें कंफ्यूज किया। मेरा यही काम है कि अब मैं आपको कंफ्यूज करूं, फिर आप सोचें और इसका सॉल्यूशन आप निकालें। इसी तरह अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो जो वेलोसिटी है v, ये वेलोसिटी है, ये पॉजिटिव हो सकते हैं और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये वेलोसिटी में इंक्रीज, वेलोसिटी में डिक्रीज हो सकता है, पॉसिबल है। ये आपके बुक के लाइन है, ये मैं आपके बुक की लाइन को पढ़ा रहा हूं। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, हो भी सकता, नहीं हो सकता। एग्जांपल देखो, आपके बुक का एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल ये एक गाड़ी है और इसकी वेलोसिटी मुसलसल बढ़ रही है इस डायरेक्शन में, तो अब वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। लेकिन अगर यही गाड़ी है और ये जा रहे हैं ईस्ट में, इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसने ब्रेक लगा दिया तो इसकी वेलोसिटी अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन एक्सेलरेशन तो वेस्ट में पैदा हो गया, नेगेटिव। और यही गाड़ी है, ये जा रही है वेस्ट के डायरेक्शन में, इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव है और इसकी वेलोसिटी मुसलसल बढ़ रही है। तो यहां पर तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी कम हो रही है, हो भी सकते नहीं। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी में आर में नॉट इंक्रीज, डिक्रीज हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, वेस्ट के डायरेक्शन में जा रही है, इसकी वेलोसिटी मुसलसल बढ़ रही है, तो इसकी वेलोसिटी भी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट है और उसकी वेलोसिटी फॉर एग्जांपल पहले ज्यादा थी और फिर उसने ब्रेक लगा दिया, तो अब इसकी वेलोसिटी तो नेगेटिव है, लेकिन एक्सेलरेशन टुवर्ड ईस्ट है, वो तो पॉजिटिव है, हालांकि वेलोसिटी यहां पर कम हो रही है। तो ये जरूरी नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड। फिर इस पे इंशाल्लाह कुछ नेक्स्ट लेक्चर में कुछ ट्रिक एमसीक्यूज करेंगे इस पे, लेकिन ये बहुत जरूरी बात है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन पे, ग्राफ्स पे बात करेंगे इंशाल्लाह।